इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकता हूं। किसी भी मस्जिद में इस तरह की सियासी पार्टी ऑर्गेनाइज करना ये शरअन मना है। दूसरी बात, वहां पर जिस तरह से एक महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिस तरह से उसकी पीठ वगैरह सब कुछ दिख रही है, यानी आपत्तिजनक हालत में बैठी है, वो उससे भी बुरा है। मुहिबुल्लाह नदवी अगर मीटिंग करना चाहते थे तो उनके पास बराबर में एक बहुत बड़ा रूम है जो 5 स्टार की तरह उन्होंने बना रखा है, उसमें मीटिंग कर सकते थे। मस्जिद में बैठकर इस तरह की मीटिंग करना ये मस्जिद की हुर्मत को, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने जैसा है। तमाम मुसलमानों में इसके खिलाफ रोष है और ये बहुत गलत कदम है मुहिबुल्लाह नदवी का। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे आदमी को मस्जिद से हटा देना चाहिए। आवाज दो, आवाज दो, बीएचयू प्रशासन, बीएचयू प्रशासन। वो लड़ते हैं और जुझारू प्रदर्शित करते हैं ताकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र तरक्की करे। उसी प्रकार से हमारे रोटेरियन जो अलग अलग। If you all remember, we Rotarians have played a major role in the eradication of polio from all over the world. With this, I would like to say that whichever community we belong to, whether we are professionals, whether we belong to any religion, any caste, any creed, Rotary provides us a common platform where we all are united to work for a noble cause, and that noble cause is humanity. The noble cause is mankind. When we unite together, amazing thing happens. Unity. Unity is where all the strength lies. जो अभी मैम ने कहा कि जब पांचों उंगलियां मिल जाती हैं तो वो एक मुट्ठी बन जाती है। कहते हैं ये दुनिया नेक लोगों से भरी हुई है, हम ढूंढते भी हैं नेक लोगों को, ठीक है। अगर हमें कोई नेक इंसान नहीं मिलता तो क्यों ना हम ही नेक बन जाएं और उसी से शुरुआत करें। और जब सारे नेक लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो मेनी गुड थिंग्स हैपन। सो लेट अस। देखिए, रोटरी एक ऐसा संगठन है, लोगों से अच्छाई लेके उसको एक्सपोज करता है। और हमारे रोटरी, और मुझे कहने में गर्व लग रहा है, हमारे भारतीय ऋषि ने कहा, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाम धीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भारतीय संस्कृति ने तो पहले ही कहा, संयुक्त प्रयास सब विकास हो जाए और आकाश प्रकाश से फूल। आज यूनाइटेड फॉर गुड, कोई भी बात करने के लिए हाथ का 5 अंगुली जब मिलता है तो मुट्ठी में जोर आता है। और रोटरी में 5 डायरेक्टर जब मिल जाते हैं और सभी सदस्य एकत्रित होते हैं तो एक नया दुनिया का विकास कराता है। यही तो रोटरी है, यूनाइट फॉर गुड। आज आप सुन रहे हैं, लेकिन भारतीय महर्षियों ने हमें फूट फूट के बताया कि संयुक्त शक्ति में जो आपको ताकत मिलता है, जो विकास होता है, जो अकेले में नहीं होता है। आज इसीलिए रोटरी में संयुक्त शक्ति का आज पूर्ण रूपेण आवश्यकता है, क्योंकि रोटरी विकास मार्ग पर चलता है। मैं सभी रोटरी बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि आज का ये महत्वपूर्ण थीम को देखते हुए रोटरी यूनाइट हो, यूनिफिकेशन होके एक कंट्रीब्यूशन करे और दिखा दे दुनिया को। इसीलिए बात है। बहुत बहुत आपको बधाई। स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द मंथ अलोसी अग्रवाल, सेक्रेटरी रोटरी क्लब इलाहाबाद। देखिए, गवर्नर साहब के होम क्लब के आने वाले गवर्नर साहब के होम क्लब की आप मेंबर हैं और सेक्रेटरी हैं। जो लेडीज क्लब है, लेडीज क्लब है, बड़ा क्लब है। और ऐसे ही कोई गवर्नर नहीं बन जाता,
कुछ न कुछ इन्होंने किया होगा जिसके वजह से इनका आज ये चयन गवर्नर साहब ने किया। तालियां बजा के आपका स्वागत करें। हमारा अग्रवाल जी असिस्टेंट गवर्नर हमारा भतीजा है और रोटरी क्लब वाराणसी देखिए सेकेंड अवार्ड जाता है पंकज जी, आप आ जाए समस्त 5 गवर्नर मंच पर आ जाए। करे साहब आपने बड़ी मेहनत की है, मंच पर आ जाए। हाँ डॉक्टर साहब, आज बताएं आप रोटरी क्लब के किस तरह के कार्यक्रम में आज आप होटल सूर्या में आए? ये कौन सा कार्यक्रम था? देखिए, रोटरी एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन है और जो समाज के विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता रहता है और तभी संभव हो पाता है। एक एसोसिएशन है, संगठन है। हाँ, इस साल का जो थीम है यूनाइट फॉर गुड, बात सही है। जब संयुक्त ना हुआ जाए तो कोई प्रयास सफल नहीं होता। तो रोटरी का एक है कि 1 जुलाई से सेशन शुरू होता है, अब तो 30 जून तक एक सत्र होता है और इन सत्र में डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस और असेंबली के अलावा कुछ आपके कम से कम इंटरसिटी मीट कराया जाता है। ये कराने का अर्थ है कि रोटरी का एक प्रचार होता है, लोगों को जानकारी हो रोटरी क्या कर रहा है और लोगों में उत्साहित किया जाता है कि वो भी कुछ करें इसके लिए, क्योंकि समाज का सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और कहा जाता है जीव ज्ञान से शिव की सेवा। तो यही है कि रोटरी में जो सदस्य हैं तो निष्काम निस्वार्थ भाव से हर तरह से तन मन धन का सहभागिता करके जो भी प्राण पूजन करता है। डॉक्टर साहब, ये आज रोटरी क्लब का ये कैसा कार्यक्रम था? आज है डिस्ट्रिक्ट 312 का पहला इंडस्ट्री मीट था। इंडस्ट्री मीट होती है 4 रीजन में, हमारा डिस्ट्रिक्ट है बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर। बनारस में हम लोगों ने पहली इंडस्ट्री मीट की है। यहाँ अराउंड 671 रोटेरियन आए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। आपका रोटरी क्लब और क्या क्या करता है सोशल वर्क में? रोटरी जो है सोशल वर्क करता है, जितने भी हमारे डायलिसिस रोड लगाना हो या पोस्टर प्रोग्राम हो, कैडेट सर्जरीज हो, रोटरी क्लिनिक खोलना हो, ट्री प्लांटेशन हो, ये सब एक आगे रहता है। हाँ मैम, ज़रा अपना परिचय दीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को। मैं डाइटिशियन साक्षी पांडे हूँ और अभी मैं पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में उनकी एक रोबोटिक सर्जरी की नई 98 बेडेड हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है, उसकी मैं सेंटर हेड भी हूँ और मैंने बहुत सारे अवार्ड्स भी विन किए हुए हैं, जिसमें नारी शक्ति सम्मान, काशी गौरव अलंकरण और बेस्ट क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट अवार्ड और 2023 में मैं मिसेस बनारस का भी खिताब मैंने जीता हुआ है। और अभी प्रेजेंटली मैं पॉपुलर ग्रुप हॉस्पिटल की एक विंग को लीड कर रही हूँ, वहाँ की सेंटर हेड हूँ, जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी रोबोट के द्वारा बहुत टाइप की गैस्ट्रो और ऑर्थो रोबोटिक सर्जरी वहाँ पे हो रही है, हमने स्टार्ट कर दिया है, तो उसको मैं लीड भी कर रही हूँ। आपने अभी बताया कि 2023 में मिसेस बनारस का खिताब जीती थी, तो मिसेस बनारस का खिताब जीतने के बाद आप मॉडलिंग की दुनिया में नहीं गई? नहीं, हाँ, अभी जैसे जजेस में जाती हूँ, बहुत जगह चेयरपर्सन जाती हूँ, बट मॉडलिंग अभी उतना स्टार्ट नहीं किया है मैंने। अभी तो मैं हॉस्पिटल में ही अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, मुझे टोटल 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अभी इस वक्त आप किस हॉस्पिटल में? आप पॉपुलर हॉस्पिटल एज अ सेंटर हेड एंड डाइटिशियन के तौर पर। तो आप डाइटिशियन हैं और विंग की सेंटर हेड भी हूँ।
वहाँ 100 बेड अब तक कितने लोग को आप डाइट के बारे में एडवाइस कर चुके हैं? पूरा फुल करियर देखा जाए तो 10,000 के ऊपर ही पेशेंट होंगे। बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है मैंने, मतलब मोटे से पतला, पतले से मोटा, डायबिटीज़, रिवर्सिबल, PCOD, थायराइड, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की जितनी भी बीमारियाँ हैं, मेरे इंस्टा हैंडल पे बहुत सारे मेरे पेशेंट के, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स पड़े होंगे। तो ऐसा भी काम किया है मैंने। और रूरल एरिया के जितने भी आपके गाजीपुर, बलिया, इधर के बहुत सारे पेशेंट, रीनल पेशेंट हैं मेरे, कार्डियक पेशेंट हैं मेरे, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स। अच्छा, एक मॉडल्स की डाइट क्या होनी चाहिए? मॉडल की ही नहीं, सभी की डाइट संतुलित होनी चाहिए। डेली रूटीन आप अपनी प्लेट जो सजा रहे हैं उसको पोषण के साथ सजाइए, और आप एक सही क्लिनिकल डाइटिशियन से एडवाइस ले लें। अगर आपको कोई डिजीज़ है तो डिजीज़ मैनेजमेंट की डाइट अलग होती है। जनरल जो आपकी डेली रूटीन डाइट है वो एक पोषण के साथ होनी चाहिए, मतलब उसमें सारी चीज़ें, सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स बैलेंस होने चाहिए। नहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई मॉडल जैसे बॉलीवुड की तरफ जाना चाहती हो या जाना चाहता हो, तो उसके लिए क्या पर्याप्त डाइट होनी चाहिए? मेनली देखिए ना, अगर मॉडल्स हम बोलते हैं तो लीन फिगर होनी चाहिए, फिगर आपकी अच्छी होनी चाहिए, मोटापा तो कहीं से नहीं होना चाहिए, एनर्जी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हम फिगर मेंटेन करने के लिए रहते हैं तो हम जो डाइट प्रोवाइड करते हैं वो हाई फाइबर और हाई प्रोटीन डाइट होती है। उसमें कार्ब्स थोड़े कम रखते हैं, एनर्जी आपकी अच्छी बनी रहे, इसके लिए आप जितनी भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अच्छी तरह से अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैं खुद भी अगर यूज़ करती हूँ, मैं नट्स और सीड्स यूज़ करती हूँ, जैसे चिया सीड वगैरह है, ये सारी चीज़ें मैं अकॉर्डिंग टू माई मतलब जैसा आपका नेचर है और जैसी आपकी डाइट की रिक्वायरमेंट है वैसे आप चेंज कर सकते हैं वो चीज़। जैसा कि आपने फिगर की अभी बात की, तो हम फिगर पे आइए बात करते हैं आपसे। 26 और 36 क्या है? 96 और 26 और 36 ये तो आपका माप होता है, जो मतलब मॉडल्स की सबकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। ये चीज़ें वो हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग है। 26 और 36 कमर आपकी फुल बॉडी लंबाई और कमर वी के आकार का शायद होता है। पर अगर मेडिकली आप जाएँ ना, और मेडिकली ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको 26 में ही होना चाहिए। 30 वाली भी लेडीज़ बहुत अच्छी दिखती हैं अगर उनकी हाइट है, और वो बहुत सुंदर दिखती हैं अगर उन्हें कोई बीमारी नहीं है, तो यू आर गुड टू गो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 24 और 26 में ही हो। चलिए, आपने हमारे न्यूज़ चैनल से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये थी बनारस की जानी मानी डाइटिशियन साक्षी जी, जो कि अभी कुछ देर पहले डाइट के बारे में आपको बता रही थी। इसी तरह दोस्तों, हम मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम में, अगले परफॉर्मेंस के साथ, अगले मेहमान के साथ। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष राज, होटल सूर्या, वाराणसी। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आयोजित एक शाम डॉक्टर्स के नाम, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित IMS BHU के निदेशक प्रोफेसर SN संखवार जी, और सम्मानित अतिथि के रूप में यहाँ पर आए फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के डीन प्रोफेसर संजय गुप्ता जी, हिंदुस्तान समाचार पत्र के स्थानीय संपादक श्री रजनीश त्रिपाठी जी, और सर सुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता जी, श्री योगेंद्र सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित विधानसभा रोहनिया के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी, और आप सभी वाराणसी के डॉक्टर्स जिनके लिए आज की शाम को आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले तो संपादक जी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने
पूरे बनारस से और आसपास के ज़िलों से भी, क्योंकि मेरे अपने संसदीय क्षेत्र के डॉक्टर्स भी यहाँ पर हैं, तो आपने सभी उत्कृष्ट चिकित्सकों को यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे उन सब के बीच में यहाँ पर आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आपको आभार। और आप सबको मैं देख रही हूँ कि आज जितने भी चिकित्सक यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग एक सेलिब्रेशन मूड में हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको इतने आनंद में देखकर, क्योंकि इस बार डॉक्टर्स डे की थीम जरा सीरियस है, गंभीर है। बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। तो जब इस थीम को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि एक ऐसा विषय है जिस पर वाकई में समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं। बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। मास्क के पीछे रहकर अपनी तकलीफों को नजरअंदाज करके दूसरों की तकलीफ कम करने वाले डॉक्टर्स का भी ख्याल रखने की जरूरत है। आज जरूरी है कि हम आम जनता के बीच में ये जागरूकता लाएं कि एक डॉक्टर को केवल एक उपचारक के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखने की आवश्यकता है। और आज डॉक्टर्स के ऊपर, उनके जीवन में, उनके प्रोफेशनल लाइफ में जितना स्ट्रेस है, जितना तनाव है, ये सामान्य व्यक्ति के लिए शायद इस बात को सोचना या समझना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन सच यही है, इस पर बहुत सर्वेस भी हुए हैं कि डॉक्टर्स भी अपने काम के प्रेशर में बहुत सारे भावनात्मक और मानसिक तनाव से जूझते हैं, और इस पर कभी एक समाज के रूप में हमारी दृष्टि नहीं गई। और ये जरूरी है कि समाज इस बारे में जागृत हो। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसकी आबादी 142 करोड़ है और डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो का जो असंतुलन है उसकी चर्चा तमाम ऐसे फोरम्स पर होती है जहां भारत की स्वास्थ्य सेवा की चुनौतियों की बात हम करते हैं। यानी WHO का जो नॉर्म है 1000 पेशेंट्स में एक डॉक्टर का, वो चर्चा का विषय बना रहता है। तो भारत की अगर हम आबादी के आंकड़े देखें तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास आज जितने डॉक्टर्स हैं और खास तौर से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर पेशेंट्स का कितना लोड रहता है। मैं अपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ही देखती हूँ, मतलब देश के कोने कोने में एम्स न्यू दिल्ली की रेप्यूटेशन के चलते देश के हर कोने से मरीज वहां आते हैं और हमारे डॉक्टर्स एक्सेप्शनल हैं। और एम्स न्यू दिल्ली में एवरी डे का फुटफॉल पेशेंट्स का 25,000, 25,000 पेशेंट्स एवरी डे। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे डॉक्टर्स के ऊपर कितना वहां पर प्रेशर होता है। ये एक उदाहरण है, बट ऐसे सभी मैं सरकारी अस्पतालों के लिए और सरकारी के साथ साथ हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी हमारे पेशेंट्स का लोड बहुत है। और आपके इस लोड के कारण ही बहुत सारा प्रेशर है, आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इसलिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भारत की स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में आपके बीच में हूँ
और आपके इस तनाव को कम करने के लिए भारत सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। 11 वर्षों में हमारी सरकार ने देश के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेडिकल एजुकेशन में अभूतपूर्व प्रगति की। हमारे मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 101% बढ़ चुकी है। MBBS की सीटें 130% बढ़ चुकी है। PG की सीटें 138% बढ़ चुकी है। हमने एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पर दबाव को कम करने के लिए देश के हर राज्य में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को खड़ा किया है। 7 से बढ़कर वो संख्या 23 पहुंच चुकी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स क्रिएट किए और मेडिकल कॉलेजेस जो हमने नए बनाए उनके साथ साथ हम नर्सिंग कॉलेजेस भी बना रहे हैं। यानी देश में आने वाले समय में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स हों, विशेषज्ञ डॉक्टर्स हों, इसकी चिंता सरकार ने 11 साल से करना प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि आबादी के अनुपात में डॉक्टर्स होंगे और खास तौर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होंगे, तभी आपके ऊपर जो दबाव है वो कम होगा। एक सामान्य रूप से मैं बात करूं तो जितनी लंबी पेशेंट्स की कतारें होती हैं, डॉक्टर्स के जो लंबे लंबे घंटों तक काम करना और पेशेंट्स की और उनके परिजनों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होती हैं। मैं भी एक रोगी के रूप में किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मुझे भी 100% सेटिस्फैक्शन चाहिए। मुझे लगता है कि डॉक्टर मुझे कंप्लीट अटेंशन दे, डॉक्टर मेरी जो भी समस्या है उसको पूरा खत्म कर दे। और जो पेशेंट्स गंभीर स्थिति में होते हैं उनके परिजनों की अपेक्षाएं डॉक्टर से बहुत बढ़ जाती हैं। तो एक डॉक्टर के ऊपर हर स्थिति परिस्थिति में सटीक निर्णय लेने का भी दबाव होता है। ये भी एक किस्म का दबाव है एक डॉक्टर के ऊपर, क्योंकि कई बार जब पेशेंट या उनके परिजन असंतुष्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार की घटनाएं भी हम सुनते हैं। और इसलिए जो इस बार की थीम का विषय है वो बहुत अच्छा है और इस पे आम जनता को भी सोचना चाहिए। और जो भी आम जनमानस यहाँ पर मौजूद है, कल अखबार में आपके कार्यक्रम का कवरेज होगा, बहुत सारे पाठक हैं हिंदुस्तान अखबार के जो पढ़ेंगे भी, उन सारे लोगों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, एक मरीज के रूप में या एक मरीज के परिजन के रूप में भी एक डॉक्टर के प्रेशर को, उसके दबाव को, उसके बोझ को कम करने के लिए छोटे छोटे काम कर सकते हैं। एक दो बातें जो मेरे जहन में आती हैं कि कुछ ऐसे मरीज होते हैं कि जो डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत ढेर सारी बातें करते हैं और डॉक्टर की सलाह सुनते हैं और उसके बाद उसका कभी पालन नहीं करते हैं और फिर घूमकर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपने मेडिकल हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट डिटेल क्रोनोलॉजिकली कभी भी डॉक्टर को उपलब्ध नहीं करा पाते। और मुझे लगता है ये छोटे छोटी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल करके एक सामान्य व्यक्ति भी एक डॉक्टर के दबाव को बहुत हद तक कम कर सकता है। और इन सारी बातों से ऊपर होता है डॉक्टर और एक मरीज के बीच का आपसी विश्वास, जिसके बिना ना कोई डॉक्टर प्रोसीड कर सकता है, ना कोई ट्रीटमेंट प्रोसीड कर सकता है और ना ही कोई पेशेंट हील हो सकता है। और कहीं ना कहीं इसमें दोनों की जिम्मेदारी होती है, डॉक्टर्स की भी और पेशेंट की। और मुझे लगता है कि सामान्य जनमानस को अगर हम इन विषयों पर जागरूक करें तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आज के इस दिन पर मैं देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में 2-3 बातें और आपसे कहना चाहूंगी जो मुझे लगता है आपके योगदान की जहां हमें आवश्यकता है। सरकार इस देश के अंदर अफोर्डेबल हेल्थ केयर पर काम कर रही है। हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की। देश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, ये हमारा लक्ष्य है और इसके लिए हमने तमाम प्रयास किए हैं। मैं उन सारे प्रयासों पर नहीं जाऊंगी, लेकिन जब हम किफायती हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हमारा एक प्रयास जन औषधि का भी है, जेनेरिक मेडिसिन्स। बहुत सारे लोगों के लिए आज भी ये मानना मुश्किल होता है कि क्वालिटी हेल्थ केयर
एक आम आदमी के बजट में भी उपलब्ध हो सकती है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना इस धारणा को तोड़ती है और यह सिद्ध करती है कि क्वालिटी हेल्थ केयर, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और बेहतरीन दवाएं कम बजट में भी देश के आम नागरिक को उपलब्ध हो सकती है। और ये पहल जो सरकार ने की है, इसमें हमारी जो भी जन औषधि हम आम जनमानस को उपलब्ध करा रहे हैं वो WHO GMP सर्टिफाइड है और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वालिटी टेस्टिंग प्रोसीजर से होकर गुजरती है। इसलिए कम दाम होकर भी उस दवा में दम है। आज बहुत सारे डॉक्टर्स जेनेरिक दवाइयों के लिए पेशेंट्स को प्रेरित करने लगे, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी, हमारे डॉक्टर्स महंगी ब्रांडेड दवा सजेस्ट करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यह आग्रह करना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को और मजबूती प्रदान करने में आप सबका चिकित्सक के रूप में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आप यदि एक आम पेशेंट को, एक आम मरीज को या उसके परिजनों को शिक्षित करें कि एक ब्रांडेड दवा और एक जेनेरिक दवा की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता है, तो सरकार के इस अफोर्डेबल हेल्थ केयर के प्रयास को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूं, पूरे दुनिया के लिए एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य की चुनौती बनकर उभरा है। पूरे दुनिया भर के देश चिंतित हैं, लेकिन मेडिकल फ्रेटर्निटी में ये जागरूकता तो है पर आम जनमानस में नहीं है। मैं यहां भी आप लोगों से सहयोग की अपील करूंगी। एक आम नागरिक को एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग और ओवर यूज के जो खतरे हैं उसके बारे में एक डॉक्टर से बेहतर कोई उन्हें सचेत नहीं कर सकता। एक आम नागरिक बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के लिए एंटीबायोटिक खा लेता है। एंटीबायोटिक का जितने दिन का कोर्स होता है उसको पूरा नहीं करता है और कई बारी एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं भी होती है तो भी प्रिस्क्रिप्शन में कुछ डॉक्टर्स लिख देते हैं। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का ये कितना बड़ा खतरा बन रहा है आने वाले समय में, ये डॉक्टर के रूप में आप ही समझा सकते हैं कि अगर हमने एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग बंद नहीं किया तो आने वाले समय में किसी भी इन्फेक्शन को, किसी भी गंभीर संक्रमण को ठीक करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। और इस खतरे के प्रति आप एक डॉक्टर के रूप में आम जनता को चेताएं, ये मेरा आपसे आग्रह है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूं, भारत सरकार आज ईट राइट इंडिया मूवमेंट चला रही है। आपने प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, मन की बात में उन्होंने जिक्र किया ओबेसिटी, मोटापे की समस्या का जिक्र किया। मैं इसे और विस्तार से कहती हूं कि हमारी जो जीवन शैली अनियमित हो चुकी है, अब मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स भी ओबेसिटी के शिकार हैं। अनियमित जीवन शैली और हमारा गलत खान पान, ये आज वे ऑफ लाइफ बन गया है और हम कितने बड़े खतरे को मोल ले चुके हैं, हमें एज अ सोसाइटी इसका एहसास ही नहीं है। हर अगला व्यक्ति जिससे आप मिलिए, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं।
एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर हो रहा है। इट्स अ पैंडेमिक। हमारा समाज, हमारे देश का स्वास्थ्य कहां जा रहा है और आम जन को इसके बारे में कोई जागृति नहीं है। भारत सरकार ने जो ईट राइट इंडिया अभियान चलाया है, उस अभियान के केंद्र में है आम नागरिक को जागरूक करना। स्वस्थ खाएं, सुरक्षित खाएं, पौष्टिक खाएं, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध हो वो खाएं, जो मौसमी हो वो खाएं, और जो सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो वो खाएं। और आज हम खाते क्या हैं? जो मौसमी होगा वो हमें नहीं खाना। गर्मी का सब्जी हमको सर्दी में खाना है, सर्दी का सब्जी गर्मी में खाना है। मेरे पास सौभाग्य से डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर भी है और वहां भी हम बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं लोगों को बताने के लिए कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का कितना हमारे शरीर पर असर पड़ रहा है। ये जो बेमौसमी सब्जियों का, फलों का हम सेवन करते हैं, ये एक्सेस फर्टिलाइजर यूज के कारण पैदा होती हैं और जब हम इसका सेवन करते हैं हमारे शरीर में जाके हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा रही है, ये आम व्यक्ति नहीं जानता। आज हमारी फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है, शारीरिक श्रम रहा ही नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल सबका हो गया है। मैं स्वयं सामाजिक जीवन में हूं, मैं आपको कह रही हूं हमारा लाइफ इतना सेडेंटरी हो चुका है कि कहने को हम दिन भर चल रहे हैं, बट हम कैसे चल रहे हैं? हम 5 घंटे गाड़ी में एक ही पोजीशन में बैठ के सफर कर रहे हैं। फिर हम मंच पर जाते हैं, हम बैठ जाते हैं। फिर मैं कार्यक्रम में आती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ। मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ। मैं जनता दरबार में जाती हूँ, बैठ जाती हूँ। मतलब हम दिन भर भाग रहे हैं। आप एज डॉक्टर्स, आप दिन भर में 100 पेशेंट्स का कंसल्टेशन कर रहे हैं, आप अपने चेंबर में एक कुर्सी पर बैठे हुए। हम पार्लियामेंट में बैठते हैं, हम घंटों घंटों बैठे हुए हैं। फ्रॉम 11 till 11 वी आर सिटिंग। तो हम क्या खा रहे हैं, ये कितना जरूरी है। हमने ईट राइट इंडिया अभियान इसीलिए चलाया है कि हमें पूरे समाज को जागृत करना है कि शरीर के अंदर क्या जा रहा है और उसका क्या हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। एक डॉक्टर से बेहतर ये कोई नहीं समझा सकता। हम लगातार कह रहे हैं आज से थोड़ा कम, थोड़ा नमक कम, थोड़ा तेल कम, थोड़ा चीनी कम। मैं गांव में जाती हूं लोगों के बीच में, अगर मैं दिन भर में 20 जगह पर गई तो 20 जगह मुझे बहुत प्रेम से मिठाई खाने को दी जाती है। लोगों की भावना है, उसमें प्रेम है, स्नेह है। लेकिन आप सोचिए कि अगर 20 जगह पे मैंने एक एक पीस मीठा भी खाया तो मेरे शरीर पर उसका क्या दुष्प्रभाव होगा। यह हमारी संस्कृति है, हम उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन आज समय की आवश्यकता यह है कि हमें 2047 में विकसित भारत बनाना है। बीमारू देश कभी विकसित देश नहीं हो सकता। बेहतर स्वास्थ्य ही समृद्धि का, विकास का आधार स्तंभ है। और इसलिए भारत सरकार की जो मुहिम है ईट राइट इंडिया, स्वस्थ जीवन शैली के लिए, लाइफस्टाइल डिजीजेस से दूर रहने के लिए और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करने के लिए जरूरी है कि देश का हर नागरिक एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाए, अपने खान पान को सही रखे और खास तौर से जो छोटे बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसके बीच में हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो आप सभी चिकित्सकों से आज के दिन पर मैं पुनः ये आग्रह करूंगी, जो 3 विषय मैंने उठाए आपसे, जेनेरिक मेडिसिन का, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का
और ईटिंग हेल्दी, इन तीनों विषयों पे आप सबका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जिस भारत के निर्माण की कल्पना हमने की है वो आपके योगदान के बिना अधूरा है। और हमारी सरकार ये मानती है कि देश के लिए किसी भी लक्ष्य को हम सामूहिक ऊर्जा से, जन भागीदारी से ही पूरा कर सकते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि स्वस्थ भारत को बनाना सिर्फ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका ही दायित्व नहीं है, आप सारी मेडिकल फ्रैटर्निटी का भी ये दायित्व है। और वैसे तो इस देश के हर नागरिक का दायित्व है कि वो माय हेल्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, इस मंत्र को अपनाते हुए देश को स्वस्थ भारत, विकसित भारत बनाने में योगदान दें। तो आज इस अवसर पर पुनः आप सबको यहाँ सम्मानित किया गया। आप सब स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, आम जनमानस की सेवा कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहे, इसकी भी मैं आज मैं कामना भी करती हूँ। और आप सब देश सेवा में ऐसे अनवरत लगे रहें। आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, डॉक्टर्स डे की बहुत ढेर सारी बधाई और हिंदुस्तान समाचार पत्र को पुनः शुक्रिया आप सबके बीच में मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैम वैसे ही बहुत समय ले लिया है, बस 2 मिनट का। I'm just walking and what best we can do is this and we pose and then go back. Okay? तो आप कुछ भी कर सकते हो, whatever you want to. थोड़ा म्यूजिक कम करना। और 1 मिनट, आप कुछ भी कर सकते हो, whatever you want to. हाथ पकड़ना, गोल घुमाना। Anyone? एक और कपल? एक सिंगल कपल हो जाएगा। Another couple? No one? Okay. ठीक है। So who will do the first? आप लोग करोगे? So थोड़ा साइड पे हो जाएंगे तो स्पेस आप लोग भी थोड़ा साइड हो जाए। तो सेंटर कपल फर्स्ट, आप दोनों अपना नाम बता दें। नीरज, डॉक्टर निष्ठा। डॉक्टर नीरज एंड डॉक्टर निष्ठा। ओके, ठीक है। सो थोड़ा प्यार भरा गाना लगाओ, यानी क्या लगा रहे हो चिक चिक चिक, है ना? सो कुछ तो रोमांटिक, जब कपल वॉक करे तो कुछ रोमांटिक होना चाहिए। ओके, सो कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? नहीं कुछ लगा दो यार, अच्छा नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वॉक। और थोड़ा हूटिंग और तालियां बजाएंगे क्या? कम ऑन एवरीवन, मेक सम नॉइज as Dr. Neeraj and Dr. Nishtha is walking up the ramp, and this is something so superb as we. अरे वाह डॉक्टर दीपक प्यारा घट घट में बसे करे उजियारा, राम नाम जप काम काज में हरते हरते जस गाओ, कहे तुलसी जगत में सब तोड़ा, केवल राम नाम ही तेरा, आजीवन तू जप ले राम को, जय में बसाओ गोकुल धाम, एक नाम है। Thank you.